हेलो नमस्कार। HPTET मेडिकल कमीशन की क्लासेस लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पे शुरू हो गई हैं। अगर आप भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले। क्लास शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को। पार्टिकल नेचर में कौन कौन से फिनोमिनन हैं जो पार्टिकल नेचर के थ्रू एक्सप्लेन हुए थे? वो थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाम तो बहुत बड़ा सा लग रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बट बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जैसे रेडिएशंस हैं वो किसी सॉलिड पे गिर रही हैं, रेडिएशन जो है वो किसी सॉलिड पे गिर रही हैं, तो उससे क्या होता है, वो सॉलिड जो है उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, कुछ रेडिएशंस को एमिट करता है और कुछ रेडिएशन को ट्रांसफ़र करता है। क्या कहा मैंने कि या तो आप ये बोल लीजिए कि रेडिएशन को क्या कर रहा है, वो जब रेडिएशन जो है किसी सॉलिड के ऊपर गिर रही है तो सॉलिड के ऊपर गिरने के बाद वो सॉलिड जो है उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ रेडिएशंस को वो एमिट कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक आइडल बॉडी की बात करते हैं। आइडल बॉडी मीन्स जो ऑल द रेडिएशन, जितनी भी रेडिएशन होगी उनको एब्जॉर्ब भी करेगा और जितनी भी रेडिएशन होगी उनको एमिट करेगा। तो उस आइडल बॉडी को हमने क्या नाम दिया है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है? एब्जॉर्ब एंड एमिट, एब्जॉर्ब एंड एमिट ऑल रेडिएशंस। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि जितनी भी रेडिएशंस गिरेगी उतनी ही एब्जॉर्ब हो जाएगी या उतनी ही एमिट हो जाएगी। ऐसा रियलिटी में नहीं है, ये जस्ट एक थ्योरी है और एक कंसेप्ट है कि ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि एब्जॉर्ब और एमिट ऑल द रेडिएशंस। तो एक बुक में लिखा गया है कि जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑर्डिनरी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर। इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सॉलिड पे रेडिएशंस गिरती हैं तो रेडिएशन उस सॉलिड पे गिरने के बाद कुछ ही एब्जॉर्ब हो पाती हैं, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या तो एमिट, ट्रांसमिट हो जाती हैं। और वो ट्रांसमिट किस फॉर्म में होंगी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आई होप आपको ये बेसिक सा समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक पार्टिकल नेचर के थ्रू एक्सप्लेन किया था, पार्टिकल नेचर के थ्रू एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या था कि जो रेडिएशंस है, जितनी भी रेडिएशंस है वो एब्जॉर्ब और एमिट होती हैं, एब्जॉर्ब और एमिट होती हैं। वो किसके, जितनी भी रेडिएशंस होंगी वो एब्जॉर्ब भी होंगी और एमिट भी होंगी, तो उन्हें हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। और ऐसे तो किसी बुक में लिखा गया है कि जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है वो इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर होते हैं। अब जो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ये क्या होती हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती है जो कौन एमिट और एब्जॉर्ब कर रहा है? एमिट एंड एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी, विच इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये किस पे हो रही है? किसी मैटर में हो रही है, सॉलिड में हो रही है। सॉलिड पे रेडिएशंस आ रही हैं तो वो एब्जॉर्ब और एमिट कर रही हैं। अब इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बना। तो उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन हुई, उसके बारे में मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के क्या ऑब्जर्वेशंस थे। ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर ऑफ मैटर। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर ऑफ मैटर, ना कि वो मैटर किस चीज़ का बना हुआ, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ मैटर, टेम्परेचर ऑफ मैटर, but not on what it is made up of.
बट इस पे डिपेंड नहीं करती है कि वो मैटर किस चीज़ का बना है। तो किस पे डिपेंड करती है? मेनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये तो थी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन थी जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एमिट एनर्जी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी एट ऑल वेवलेंथ, सारी वेवलेंथ पे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ये तो थी सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन, अब और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मोर इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? तो वेवलेंथ, जो शॉर्टर वेवलेंथ होगी, जो वेवलेंथ की पीक है वो हमें शॉर्ट दिखेगी। क्या होगा? पीक ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वो शॉर्ट हो जाएगी। इन ऑब्जर्वेशन को मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो ये थी 3 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट थी डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ मैटर बट नॉट व्हाट द मैटर इज मेड अप ऑफ, इस पे नहीं कि वो मैटर किस चीज़ का बना हुआ है। सेकंड कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होती है? एनर्जी जो है वो एमिट होती है एट ऑल द वेवलेंथ। थर्ड वन कि और अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? जो वेवलेंथ की पीक होगी वो क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम becomes shorter किस साइड? लेफ्ट हैंड साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। मतलब उस टाइम क्या होगी? वेवलेंथ शॉर्ट होगी, वेवलेंथ शॉर्ट होगी और फ्रीक्वेंसी जो है हाई होगी, फ्रीक्वेंसी जो है हाई होगी। उस टाइम जो है वो आपकी पीक है वो किस साइड होगी? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो शॉर्ट होगी। अंडरस्टैंड? ये तो थी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन से। अब बात आती है कि इन ऑब्जर्वेशंस को हमने जस्टिफाई करना है, इन ऑब्जर्वेशन को हमने प्रूफ करना है। किसके बेस पे? जितनी भी थ्योरीज है उनके बेस पे हमने इसको वेरीफाई करना है, जस्टिफाई करना है। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए आई पहली थ्योरी, दैट इज क्लासिकल थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी थ्योरी आई? दैट इज क्लासिकल थ्योरी। इसी को क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। क्लासिकल थ्योरी आई, इसी को क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट क्या है? क्लासिकल थ्योरी बोलती है कि लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? वेव है। तो क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? जो हीट है वो भी इंक्रीज होगी। हीट इंक्रीज होगी तो मीन्स जो मैटर पे क्या हो रहा है? लाइट जो है वो गिर रही है, टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है तो जो उसके अंदर, मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? जो चार्ज पार्टिकल हैं वो क्या होंगे? रैंडमली वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने से वो क्या होंगे? रिलीज रेडिएशंस। वो क्या रिलीज करेंगे? रेडिएशन। तो क्या कहा मैंने कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट भी इंक्रीज होगी। हीट इंक्रीज होने से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। तो उससे क्या होगा? जो चार्ज पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करेंगे। चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने से एमिट रेडिएशंस, एमिट रेडिएशंस। अंडरस्टैंड? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। अब टेम्परेचर बढ़ने पे फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ सकती है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। इवन जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इवन जो इंटेंसिटी है वो इन्फिनिटी तक भी जा सकती है। अंडरस्टैंड? क्या कहा मैंने कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके लिए कोई फ्रीक्वेंसी की कोई लिमिट नहीं है। फ्रीक्वेंसी जो है काफ़ी हाई हो सकती है, मीन्स जो इंटेंसिटी है वो इन्फिनिटी तक भी जा सकती है। तो जो क्लासिकल थ्योरी है इसने क्या प्रिडिक्ट किया? क्लासिकल थ्योरी ने क्या बताया कि जो इंटेंसिटी है,
इंटेंसिटी है कैन गो फॉर, कहाँ जा सकती है, एट कैन गो फॉर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जा सकती है इंटेंसिटी एट शॉर्टर वेवलेंथ, एट शॉर्टर वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी उल्टी होगी। मतलब शॉर्टर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होगी और हायर फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी जो है ज़्यादा होगी। मतलब जहाँ पे मैं शॉर्टर की वेवलेंथ की बात कर रही हूँ तो इट मीन्स वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, वहाँ फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है। ये तो थी क्लासिकल थ्योरी की बात। अब जो क्लासिकल थ्योरी है ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। किसको, डू नॉट एक्सप्लेन द, डू नॉट explain the shape of black body spectrum। ये जो क्लासिकल थ्योरी थी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की शेप को नहीं बता पाई थी। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये किस नेचर को लेके चले थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, ये सिर्फ वेव नेचर को ही लेके चले थे। ये जो भी चीज़ थी वो सारी वेव की डायरेक्शन में ही देख रहे थे। इसलिए जो क्लासिकल थ्योरी थी वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की शेप को नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी। क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो किसका फिनोमिना, इट इज़ अ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर क्लासिकल थ्योरी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो फिर किसने किया, तो फिर इस थ्योरी को मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने, विच इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस कंसेप्ट, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। प्लैंक्स ही बोलते हैं कि जो भी एटम है, चाहे जो भी मॉलिक्यूल्स है, वो चाहे एनर्जी एमिट करे या एब्जॉर्ब करे, रिपीट कर रही हूँ, प्लैंक बोलता है कि जो भी एटम है या जो भी मॉलिक्यूल्स है वो जितनी भी एनर्जी एमिट करे या एब्जॉर्ब करे वो किस फॉर्म में होगी, डिस्क्रीट फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में होगी, डिस्क्रीट क्वांटिटी में होगी, ना कि कॉन्टिन्यूअस मैनर, नॉट इन कॉन्टिन्यूअस मैनर। इसका क्या मतलब हुआ, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं आपको। डिस्क्रीट एक फिक्स वैल्यू होती है, डिस्क्रीट जो है एक फिक्स वैल्यू होती है, बट कंटिन्यूस में कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हैं या बस स्टैंड जाते हैं तो क्या होता है, एक तरफ जो होती है वो स्टेयर्स होती है और एक तरफ जो होता है वो रैंप होता है। ठीक है, स्टेयर्स पे क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉसिबल नंबर्स होते हैं, जैसे सीढ़ी नंबर 1, सीढ़ी नंबर 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, तो एक फिक्स्ड वैल्यूज होती है। बट रैंप पे आप किसी भी पॉइंट पे जा सकते हैं, वहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ये है डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट का अगर माइंड आपने याद रखना है तो एक स्टेयर को लेके चलना है और कॉन्टिन्यूस में अपने रैंप को याद रखना है। इस एग्जाम्पल को आप बहुत ईजिली इसके साथ रिलेट कर पाओगे। एक और एग्जांपल बताती हूँ। अगर आपके पास है, मान लीजिए 10 रुपए के नोट हैं, ठीक है, और आपने शॉपकीपर को 12 रुपीज़ के नोट देने हैं, तो आप ऐसा थोड़ी ना करोगे, एक आपने 10 रुपीज़ का नोट दे दिया और एक आपने दूसरा 10 रुपीज़ का नोट फाड़ के उसको 12 रुपीज़ कर दिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 10 रुपीज़ की एक फिक्स क्वान्टिटी है, एक फिक्स वैल्यू है। मीन्स वो किस क्वान्टिटी में है, आपके पास डिस्क्रीट क्वान्टिटी में है। अंडरस्टैंड। तो एक और एग्जांपल बताती हूँ करेंसी के लिए। करेंसी के बेस पे जैसे आपके पास है 10 रुपए का नोट, 50, 100, 2000, ठीक है, तो आपके पास ये फिक्स वैल्यूज है, 25 का नोट नहीं होता है। तो जो फिक्स वैल्यूज है, फिक्स पॉसिबल वैल्यूज है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट क्वांटिटी बोलते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो ये क्वांटम थ्योरी है ये क्या बोलती है कि जो भी एटम है या मॉलिक्यूल है वो जितनी भी एनर्जी को एमिट करेगा या उसको रिलीज करे वो किस फॉर्म में करेगा, डिस्क्रीट फॉर्म में करेगा, ना कि कंटिन्यूअस फॉर्म में करेगा। अंडरस्टैंड, ना कि कंटिन्यूअस फॉर्म में करेगा। और डिस्क्रीट को मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दिया जो आपको ईजिली समझ आ गया होगा। अब बात आती है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पहले तो जब टेम्परेचर लो होता है, जैसे मैं आपको एक ग्राफ बताती हूँ, ये है ग्राफ,
इस तरफ एक्स एक्सिस पे लेंगे, पहले आप वाई एक्सिस पे लेंगे रेडिएशन इंटेंसिटी और यहाँ पे ले लेंगे वेवलेंथ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ रही है। 6000 केल्विन, फिर टेम्परेचर 5000 केल्विन, 4000 केल्विन एंड 3000 केल्विन। और इस तरफ वेवलेंथ मान लो 100, 150, 200, 250 ऐसे करके वेवलेंथ है। अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे टेम्परेचर पहले कम है तो वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी भी कम है, अगर टेम्परेचर कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसको बढ़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो उस एनर्जी को बढ़ने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? पहला ऑप्शन है कि वो जो है वो एनर्जी कैसे रिलीज़ करेगा, वो चाहेगा कि वो लार्ज नंबर में स्मॉल क्वांटिटी में क्वांटम रिलीज़ करे, स्मॉल एनर्जी क्वांटम रिलीज़ करे। क्या ऑप्शन है पहला? रिलीज़ large number of small energy quanta, और दूसरा क्या है कि रिलीज सिंगल लार्ज एनर्जी क्वांटा। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं नेक्स्ट में आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्वांटा क्या है, और ये जो टर्म मैंने लिखी है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी क्वांटा एंड रिलीज सिंगल लार्ज एनर्जी क्वांटा, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।